हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिएगा, इसके पहले आप थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि ये किस चीज का वीडियो है। तो क्लास 12 का ये अनसॉल्व का दूसरा सेट है। पहला सेट हो चुका है और उसका प्लेलिस्ट बना के और कम से कम 8 वीडियो होंगे, वो बना के डाल दिया गया है। आप उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, वहां से उस वीडियो को आप सीधे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा सेट है। दूसरे सेट का पहला लेक्चर है जिसका कोर्स कोड है 347 GA। ठीक है ना। तो इसका हम स्टार्टिंग करने वाले हैं सेट का। आप अनसॉल्व पढ़ रहे हैं तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के अनसॉल्व के सारे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना। उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका आता है केमिस्ट्री में। 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 बहुविकल्पीय आपके एक एक चैप्टर से जो होंगे वो पूछे जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एफ ई है। एफ ई क्या है? एफ ई एक तत्व है। ठीक है ना। लेकिन वह किस ब्लॉक का है? तो आपको एक हम वो डी ब्लॉक जिस दिन पढ़ाए थे, यूट्यूब पे होगा, डी ब्लॉक पढ़ाए थे, तो उसमें आपको बताए थे कि एक याद कर लीजिएगा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। यहाँ जगह है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस। एफ ई आ गया। और यह किस ब्लॉक का है? तो डी ब्लॉक का ये तत्व है। तो ऑप्शन जो होगा तीसरा ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि एफ ई जो है वह डी ब्लॉक का क्या है? तत्व है। ठीक है। तो आसान था, कुछ कठिन नहीं है, एक नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। देखिएगा, याद रखिएगा कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वही प्रदर्शित कर सकता है जिसका यस उपकोष पूर्ण हो, लेकिन जो डी उपकोष हो ना वह अयुग्मित हो। तो आप देखिएगा, इसका जो है वह पूर्ण ही नहीं है। ऐसे देख लीजिएगा, आप डी ब्लॉक बना, डी उपकोष बनाइएगा, 1 2 3 4 और 5, और ये यस बना लीजिएगा। तो देखिएगा, पहले अगर हम एग्जाम्पल को देखें ना, पहले बहुविकल्पी को, तो उसमें है 3D में है कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। और 4s में 1 2। तो ये होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो हमको लग रहा है यही ऑप्शन जो आपका है वो सही है। कैसे सही है तो एक बार देख लीजिए। इसके 1 2 3 4 5 6 और 2 ऐसे है, यही है ना। अच्छा, तीसरे वाले को देखेंगे ना, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यस में जो है वह ऐसे है। ठीक है। और छठे वाले में अगर देखेंगे तो 5 और 1 6, यानी यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इससे जो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन दूसरा सही होगा कि डी उपकोष में पूरे पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे और यस के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह पेयरिंग में होंगे, युग्मित होंगे। ठीक है। तो यह आपके दूसरे ऑप्शन, जो यह दूसरा ऑप्शन था, दूसरे नंबर का दूसरा ऑप्शन, वो सही होगा। थोड़ा सा कभी भी आप अगर एमसीक्यू को लगाते हैं, हल करते हैं पेपर में, तो आप क्या करिए, उन प्रश्नों को एक बार अपने दिमाग को अस्थिर करिए। नहीं कि देख लिया अधिकतम इलेक्ट्रॉन, हमको लग रहा है ये होगा, तुरंत मार दिए। नहीं, पहले चेक करिए। आप उसके लिए 2 मिनट निकाल लीजिए और 2 मिनट निकाल के उसको चेक करिए, तब वो ऑप्शन सही करिए। ये नहीं कि ये सही है तुरंत हमने मार दिया, फिर कॉपी पे, फिर बाद में हमको हमारे दिमाग में आया यह गलत है, कोच पाद के एकदम चिकन कर दे। तो ऐसा कुछ मत करिएगा। जैसे आपको लाइन से, अगर आप में वो क्षमता है तो आप उसको हल करिए, समझिए। उसके बाद से अगर आप एकदम श्योर हो जाए कि ये ऑप्शन आपका सही है, तभी आप टिक करें। अगला है, किसी भी गैल्वनी सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या होगा? भाई, गैल्वनी सेल आप लोग पढ़े होंगे, 2 प्रकार के, एक इस प्रकार से बना होता है और इसमें जेडियन SO4 और इसमें CuSO4 होता है। और इन दोनों को हम लवण सेतु की सहायता से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो वह कहा है कि इस अगर हम लवण सेतु को हटा देते हैं तो क्या होगा? तो याद रखिएगा कि तुरंत वोल्टेज क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तुरंत अचानक वह वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब निकाल देंगे तो इन दोनों में कोई भी संपर्क रह ही नहीं जाएगा। तो इसका जो वोल्टेज है वो लगातार शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। ये सीधे आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला है, चौथा है
कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता है। आप वो सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे, ठीक है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े होंगे, तो उसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव एकदम सीधे याद रख लीजिएगा कि 0.0 वोल्टेज होता है। न ही वो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, इसका मान 0.0 वोल्ट होता है। चलिए अगला है, आपको दिया है एक आर्हेनियस समीकरण के इक्वल टू ए ई पर पावर माइनस ई ए अपान आर टी के लिए कथन सत्य है। इसमें कहा है कि के क्या साम्य स्थिरांक है, तो नहीं है भाई। आर रीडबर्ग नियतांक है। कुछ समय के लिए आपके दिमाग में यह आएगा, आर का मतलब रीडबर्ग यानी आर इससे संबंधित है, तो आपके दिमाग में कुछ समय के लिए आएगा, ठीक है ना। ए जो होता है अधिशोषण गुणांक है, ये भी आपके दिमाग में आएगा। और ई है ई ए एक सक्रियण ऊर्जा। तो देखिएगा ये ऑप्शन सीधे आपका गलत हो गया और ये भी ऑप्शन आपका सीधे गलत हो गया। अब दो चीज में आप परेशान हो सकते हैं। मैं भी पहली बार जब देखा इसको तो हमको लगा कि आर बराबर रीडबर्ग नियतांक हो सकता है, लेकिन तुरंत हमारे दिमाग में ख्याल आया कि देखिए आर रीडबर्ग नियतांक नहीं होता है और ईए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो ऑप्शन जो आपका चौथा होगा वो सही होगा। ईए का मतलब यहाँ पे इस आर्हेनियस समीकरण में ईए का मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, सक्रियण ऊर्जा होती है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, दिया है अभिक्रिया 1/2a इक्वल टू 2b के लिए। अच्छा ये जो अभिक्रिया है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके देखा जाए कि इसका क्या मान होगा। तो इसके लिए मुझे इधर मिटाना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका ऑप्शन है 1/2a इज इक्वल टू 2b। इसके लिए जो दर होता है, देखिएगा कभी भी अभिकारक की दर लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं और उत्पाद का दर लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं। आप लोग को यही बताया गया होगा कि माइनस डी ए अपान डी टी ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा डी बी अपान डी टी, इधर माइनस और इधर प्लस। और उसके साथ साथ बताया गया कि जो यहाँ पे ऊपर लिखा होता है वह आ जाता है बटे में, लेकिन यहाँ पे पहले से बटे में दिया है तो इसका उल्टा होगा, यानी यह ऊपर चला जाएगा 2, यही होगा ना। अच्छा ऐसा ऑप्शन देखिए क्या इसमें दिया है, -2 DA/dt, -2 DA/dt, इसमें तो कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में, अभिकारक वाले ऑप्शन में नहीं दिया है। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 करके कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे भी 4 से क्या किया है, 2 से गुणा किया है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने देने पर, भाग दे दीजिए भाई, -2/2 DA/dt और इधर हो जाएगा 1/2 DB/dt और इससे ये कट जाएगा तो होगा -DA/dt इक्वल टू 1/4 DB/dt। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आपके 6 एमसीक्यू थे, 6 एमसीक्यू आपके हो गए। इसके बाद से अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 को हम लोग देखेंगे, पहले प्रश्न को मैं नोट कर लेता हूं। तो आपके प्रश्न को हमने नोट कर लिया है, दूसरे का क, और ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। और कहा है कि एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचना लिखिए। आप अनुनादी संरचना क्लास 11th में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के भाग 2 में, वहां पे आपको अनुनादी संरचना बताया जाता है। तो यहाँ पे उसी चीज का प्रयोग करना है, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एनिलीन का फार्मूला लिखते हैं। देखिएगा बेंजीन है, ये आप ऐसे क्या करेंगे, बेंजीन को बना लेंगे, ये ऐसे
फिर ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे NH2, और इसके ऊपर देखिएगा लोन पेयर होता है। यहाँ पे सब खेल जो है ना वह लोन पेयर का ही होगा। और एक चीज आप हमेशा अनुनादी संरचना में याद रखेंगे कि अगर दो लोन पेयर है तो इसको मिला के एक बांड का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी दो लोन पेयर जब हटते हैं तो एक बांड का निर्माण होता है। ये अपनी दिमाग में बैठा लीजिएगा। अच्छा, अनुनादी संरचना बनाना है तो बनाइए अनुनादी संरचना। यह जो लोन पेयर है ना ये यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखेंगे। ये लोन पेयर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जब लोन पेयर आएगा तो यह लोन पेयर दान करेगा तो इस पे आ जाएगा धन का आवेश। देखिएगा पहले ये ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे ही सेम आपको भी करना है। यहाँ पे है NH2, और जब यह लोन पेयर दान कर देगा तो इसके पास आ जाएगा धन का आवेश। ठीक है ना, ऐसे नोट कर लेंगे। और जब लोन पेयर यहां से चलेगा ना तो ये बांड को कुछ इस प्रकार से डबल बांड में, या फिर लोन पेयर जो है वह बांड में बदल जाता है। ठीक है, अब यह बांड जब टूटेगा तो यहां पर आपका आ जाएगा दो लोन पेयर, और देखिएगा ये आपका माइनस का चार्ज इस पे आ जाएगा, और यह जो लोन पेयर है ये आपका टूट जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे एक बांड है, यहाँ पे भी एक बांड है भाई। हो गया ना, इसको समझिएगा। और फिर देखिएगा फिर से अनुनाद की अवस्था, यहां लिखिएगा अनुनाद, अनुनाद, यहां पर भी लिख दीजिएगा अनुनाद। ऐसे करके साइकिल पूरा चलेगा। अब ये लोन पेयर फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पे बांड बनाएगा, और ये लोन पे ये जो बांड है ये हट के यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। चलिए बना लेते हैं। ये आपका NH2 डबल बांड, और इस पे प्लस का आवेश है। और ये देखिएगा ये लोन पेयर ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक बांड, आएगा ना बांड, ये बांड ऐसे आ जाएगा। और ये जो बांड है देखिएगा ये बांड ये खत्म हो जाएगा, और इस यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, वो भी माइनस का। ये पहले से यहाँ पे बांड है। फिर से अनुनाद होगा, देखिएगा ये धीरे धीरे करते करते ना यहां तक पहुंचेगा, फिर अनुनाद होगा, अनुनाद। चलिए अब देखिएगा फिर से ये बांड, ये देखिएगा लोन पेयर यहाँ पे बांडिंग करेगा, और ये जो है यह यहाँ पे लोन पेयर में आ जाएगा। फिर बना लीजिए डबल बांड NH2, और इस पे प्लस, और ये देखिएगा एक बांड ये बन चुका है, और एक बांड यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे जो है ये लोन पेयर, और ये भी माइनस। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा कि फिर से इसका लास्ट अनुनाद होगा, अनुनाद। और लास्ट अनुनाद होगा तो यह देखिएगा कि ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और यह जो बांड है यहाँ पे जाके फिर लोन पेयर में बदल जाएगा। तो पहले आप बांड बना लीजिए भाई, ये जो है लोन पेयर यहाँ बांडिंग में आ जाएगा ना, ये बांड पहले से ही है। और देखिएगा यहाँ पे जो एक बांड था वह फिर से लोन पेयर में इसके ऊपर चला जाएगा, और ये धन का आवेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए कितने भी अनुनादी स्ट्रक्चर बने, एक, सॉरी ये तो था ही, एक दो तीन चार, चार अनुनादी स्ट्रक्चर इसके बने, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इसी को दिखाना था, आपको 2 नंबर मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है ना कि लोन पेयर को यहाँ से ट्रांसफर करते जाना है, और ट्रांसफर करके फिर उसी स्थान पे वो लोन पेयर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो यह आपका 2 नंबर का था, तो इस पे आपको 2 नंबर मिलेगा भाई। 2 नंबर के लायक अगर आप बनाएंगे तो 2 नंबर पूरा मिलेगा। अगला क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उसको हम नोट कर ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। आप वीडियो को रोक कर और उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। अगला प्रश्न क्या है, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ख, दूसरे का अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता, सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, ये भी आपके 2 नंबर के प्रश्न है। तो पहले लिखेंगे ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अच्छा देखिएगा, आपकी माता जी घर पे अगर भोजन बनाती होंगी, तो अगर भोजन बनाते समय आपको आपको अगर स्कूल जाने में लेट हो रहा होगा और लंच ले जाना होगा, तो क्या करेंगी, वो क्या करती हैं कि गैस का थोड़ा सा जो फ्लेम होता है उसको तेज कर देती हैं, आंच तेज कर देती हैं, जिससे क्या होता है भोजन जल्दी बन जाता है। वहां पर भी एक अभिक्रिया ही हो रही होती है। यानी किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कब, जब उसका ताप क्या करे, बढ़ाएंगे। यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं कैसे, ताप में परिवर्तन करके। या फिर ताप बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, और ताप को घटा देंगे तो वेग भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, बढ़ता है, तथा तथा ताप घटाने पर, घटाने पर घटता है। ये हो गया, एकदम आसान सा है, कुछ अधिक नहीं है। अच्छा, ये ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है, तो आपको पता है कि अभिकारकों को जो अणु होते हैं वो ताप देंगे ना, तो वो गति बहुत तेजी से करेंगे, और जब गति करेंगे यानी उनका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, आप इतना ही लिखेंगे, आपकी कॉपी में लिखवाया गया होगा। दूसरा है सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। अगर किसी भी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दें, अर्थात उसमें और ज्यादा विलेय की मात्रा को बढ़ा दें, तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, फिर से अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, और सांद्रता को घटाएंगे तो वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ता है, बढ़ता है, तथा सांद्रता घटाने पर वेग घटता है, घटता है। ठीक है ना, तो ये दो दो लाइन के अंतर थे, अंतर प्रभाव को स्पष्ट करना था। 1 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा और 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। दो दो लाइन के आंसर हैं, अगर आप लिखते हैं। देखिएगा केमिस्ट्री में कुछ अधिक नहीं लिखना है, जितना लॉजिक की चीजें हैं बस उसको लिखिए और नंबर को पाइए। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए। और इसके बाद अगला प्रश्न है, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर समझाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि K4, इसको लिख ही लेते हैं भाई, K4 FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न उत्पन्न आयनों को लिखिए। देखिएगा इसका मतलब यह है कि इस पे अगर इसको हम इसका जलीय विलयन बना लें, तो यह कौन सा किस पर कितना आयन शो करेगा, धन आयन ऋण आयन किस पे कितना शो करेगा। तो ये कई बार आपको कोचिंग में बताया गया है कि अगर इसका जलीय विलयन बना ले, जलीय विलयन बनाए, विलयन, तो आपको पता है कि जो पहले होता है उस पर धन आवेश, दूसरे पर ऋण आवेश होता है। लेकिन कितना कितना होगा, तो दिखेगा 4K पर प्लस और FeCN और 6 ये यौगिक है, और इस पे देखिएगा जितना यहाँ पे होगा ना उतना इस पे चार्ज आ जाएगा, प्लस सॉरी -4। ये आप इतना दिखा देंगे तो आपको तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा। और दूसरा कहा है कि इस यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या, यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या, किसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा है भाई, यौगिकों का यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, तो लिखेंगे Fe का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे भाई, तो आपको पता है कि पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है और गुणे 4 है, प्लस Fe का निकालना है, ऐसे रख दीजिए, और Cn पे -1 का चार्ज होता है, गुणे 6
और इस पे कुछ नहीं है तो 0 है भाई। ये 4 हो जाएगा प्लस एफ ई हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 बराबर 0। अब इनको हल करेंगे तो होगा एफ ई -2 बराबर 0 और एफ ई की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ जाएगी, कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है ना, तो ये आसान था, 1 नंबर इस पे मिलेगा और 1 नंबर ऐसे चेक करके 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। कुछ कठिन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको और अगले प्रश्न की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो लास्ट प्रश्न है, यानी दूसरे का घ। लास्ट प्रश्न है कि गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताइए। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आपकी कॉपी में लिखवाया गया है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, उसको अच्छे से चित्र के माध्यम से बताया भी गया है। और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल, इन दोनों को बताया गया है। आप सीधे उनको क्या करेंगे ना, उनको अगर चाहें तो वैसे ही सीधे आप लिख के और चित्र बना के भी आप समझा सकते हैं, आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। अगर वैसे नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें अंतर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। पहला क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल में देखिएगा अंतर होता है कि रासायनिक परिवर्तन से वैद्युत धारा, यानी इसमें रासायनिक ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है जिसके कारण वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन वही विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा हम उसको देते हैं और जब विद्युत धारा देते हैं तब रासायनिक परिवर्तन की क्रिया उसमें होती है। ये पहला है। दूसरा, आयन केवल कैथोड से मुक्त होते हैं, यानी कैथोड से आयन मुक्त होते हैं। लेकिन इसमें दिखेगा दोनों से, दोनों इलेक्ट्रोडों टोडों से मुक्त होते हैं। ठीक है ना, तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर है कि इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्ष में रखे होते हैं। आप देखेंगे इसका चित्र जो होगा वह अलग अलग कक्ष में, इनको हम इस लवण सेतु की सहायता से दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही कक्ष में दोनों को क्या किया जाता है, ये एनोड और कैथोड दोनों को एक ही में रखा जाता है। तो ये 3 आसान से 2 नंबर के प्रश्न है, तो इतना भी दिखा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। तीसरा प्रश्न जो है वह आपके अगले लेक्चर में होगा। तो अगले लेक्चर को देखने के लिए अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।